Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College, झांसी डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम बायोलॉजी 12th की जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अंडाशय के बारे में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक उसके आगे के जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक अंडवाहिनियाँ या डिंबवाहिनी ओविडक्ट। जो मानव में एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं, मानव में जो है वो एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं जो कि प्रत्येक अंडाशय से संबंधित होती हैं। जो अंडवाहिनियाँ हैं वो एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं और वो प्रत्येक अंडाशय से जुड़ी हुई होती हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका परिवर्धन भ्रूण की मुलेरियन नलिका द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होता है वो भ्रूण अवस्था में मुलेरियन नलिका द्वारा होता है। ये तीन भागों में बनी हुई होती है। जो अंडवाहिनियाँ हैं ये 3 भागों में बनी हुई होती हैं। नंबर 1 जो है पश्चमाभीय या कीपक अंडकीय सिलिएटेड ओविडक्ट फ्यूनल। पश्चमाभिकीय या कीपक अंडकीय। तो इसे जो है इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। जो पश्चमाभीय ओविडक्ट है उसे हम लोग इनफंडिबुलम भी कहते हैं। यह कीप के समान संरचना है। यह जो पश्चमाभीय या कीपीय अंडकीय होता है ये कीप के समान संरचना होती है जिसे हम लोग इनफंटिबुलम भी कहते हैं, जिसके चारों ओर तंतुमय प्रवर्ध पाए जाते हैं तथा इसके मध्य में अंडाणु ओवम के प्रवेश के लिए एक छिद्र होता है जिसे ऑस्ट्रियम कहते हैं। ये जो पश्चमाभीय ओविडक्ट है इसमें तंतुमय प्रवर्ध पाए जाते हैं और इसके मध्य में अंडाणु के प्रवेश करने के लिए एक छिद्र होता है जिसे हम लोग ऑस्ट्रियम कहते हैं। फिर जो सेकंड है वो है तुम्बकीय एम्पुला ओविडक्ट। यह मुड़ा हुआ भाग होता है। यह मनुष्य में निषेचन की क्रिया एम्पुला में होती है। जो ओविडक्ट का जो तुम्बकीय एम्पुला भाग होता है या मुड़ा हुआ होता है और मनुष्य में निषेचन की क्रिया जो है एम्पुला में ही होती है। फिर जो तीसरा भाग है वो है स्थमस या फैलोपियन नलिका। स्थमस या फैलोपियन नलिका यह जो है यह ओविडक्ट का सीधा नलिकाकार भाग है जो पीछे की ओर यूट्रस से जुड़ा होता है, यानी जो कि गर्भाशय से पीछे की ओर जुड़ा हुआ होता है। गर्भाशय से जुड़े भाग को यूटेराइन भाग कहते हैं। और जो ओविडक्ट का जो स्थमस या फैलोपियन नलिका है वो गर्भाशय से जिस भाग पे जुड़ी हुई होती है उसे यूटेराइन भाग कहते हैं। यह संकुचनशील होता है और यह जो भाग है यूटेराइन ये संकुचनशील भाग होता है। फिर संपूर्ण अंडवाहिनी की आंतरिक भित्ति रोमाभ उपकला की बनी हुई होती है। जो अंडवाहिनी है उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो रोमाभ यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। कुछ जंतुओं में फैलोपियन नलिकाओं में निषेचन होने के कारण इसे निषेचन नलिका भी कहते हैं और कुछ जंतु जो हैं उनमें ये जो फैलोपियन नलिका होती है इनमें निषेचन भी होता है जिसके कारण इसे निषेचन नलिका भी कहते हैं। अब है गर्भाशय यूट्रस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो गर्भाशय है वो मनुष्य में सिंप्लेक्स प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं, यानी ना साधारण प्रकार के गर्भाशय पाए जाते हैं जिसमें 2 गर्भाशय पूर्णतः संयुक्त होकर एक हो जाते हैं। और जो मनुष्य में जो गर्भाशय होते हैं दो होते हैं और ये पूर्णतः संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर के एक गर्भाशय बनाते हैं जिसे बच्चेदानी या वुम्ब कहते हैं और जिसे हम लोग साधारण भाषा में बच्चेदानी या वुम्ब भी कहते हैं। यह अत्यधिक विकसित गर्भाशय होता है। मनुष्य का जो गर्भाशय है वो अत्यधिक विकसित गर्भाशय होता है। मानव के गर्भाशय की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतस्तर कहलाती है। मानव के का जो गर्भाशय है उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसे हम लोग एंडोमेट्रियम या गर्भाशय अंतस्तर या इंडोमेट्रियम कहते हैं। यह जो है अत्यधिक संवाहक व ग्रंथिल होता है।
जो गर्भाशय का आंतरिक भित्ति होती है वह ग्रंथिल होती है और संवाहक होती है। इसके अंदर की ओर एक मोटा पेशीय स्तर होता है, और इसके अंदर के जो एक मोटा पेशीय स्तर होता है जिसे हम लोग मायोमेट्रियम या गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। ये जो ग्रंथिल स्तर पेशीय स्तर होता है उसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। यह कोमल पेशियों का बना हुआ होता है। जो मायोमेट्रियम है वो कोमल पेशियों का बना होता है। गर्भाशय का बाह्यतम स्तर जो है वो पेरीमीट्रियम या परिगर्भाशय स्तर कहलाता है। जो गर्भाशय का जो बाह्यतम स्तर है वो पेरीमीट्रियम या परिगर्भाशय स्तर कहलाता है। ये जो फिगर है इसमें स्त्री के श्रोण प्रदेश का यानी कि योनि प्रदेश का जो जनन तंत्र है उसमें दर्शाने वाला आरेखीय काट है। तो इसमें जो गर्भाशय है वो ये जो है यह गर्भाशय है और ये मूत्राशय। जो गर्भाशय है उसको हम तीन मुख्य भाग होते हैं। गर्भाशय के तीन मुख्य भाग होते हैं। नंबर एक जो है वो है फंडस। नंबर एक फंडस या अंडवाहिनियों से जुड़ा भाग ऊपरी भाग होता है जो गुंबद के आकार का होता है। जो फंडस है वह अंडवाहिनियों से जुड़ा हुआ भाग होता है और जो कि गुंबद के आकार का होता है। फिर है बॉडी, काय। यह गर्भाशय का जो है मुख्य व मध्य भाग होता है। जो बॉडी काय या गर्भाशय का मुख्य भाग या मध्य भाग होता है। और फिर है ग्रीवा। ग्रीवा यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है और इसका जो वह भाग जो काय से जुड़ा होता है उसे हम लोग आंतरिक औस या बाह्य भाग या यौन से जुड़ा हुआ होता है, इसे बाह्य औस कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है। जो ग्रीवा का जो भाग है उसमें वो जो ग्रीवा है यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है और इसका वह भाग जो काय से जुड़ा हुआ होता है उसे आंतरिक औस या बाह्य भाग या यौन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग बाह्य औस कहते हैं। और जो कार्य है गर्भाशय का वो गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है। फिर है यौन वैजिना। यौन वेजाइना योग का निर्माण जो है यौन का जो निर्माण है वो दोनों ओर के गर्भाशयों के मिलने से होता है। जो योनि का निर्माण है वो दोनों ओर के गर्भाशयों के मिलने से होता है। यह मूत्राशय के नीचे एक छोटी थैली के समान संरचना होती है। जो योनि है वह मूत्राशय के नीचे एक छोटी थैली के समान संरचना होती है। मूत्राशय व योनि आगे की ओर आपस में संयुक्त हो जाते हैं और मूत्र जनन मार्ग या वेस्टिबुलम का निर्माण करते हैं। जब मूत्राशय व योनि आगे की ओर आपस में संयुक्त होते हैं तो वहाँ पर मूत्र जनन मार्ग या वेस्टिब्यूल का निर्माण होता है। योनि बाहर की ओर वल्वा के रूप में खुलती है। जो योनि है वो बाहर की ओर भग या वल्वा के रूप में खुलती है। इसके खुलने के स्थान पर पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है और यह योनि जिस स्थान पर खुलती है वहाँ पर पतली एक झिल्ली पाई जाती है जो म्यूकस की होती है, जिसे योनि छद या हाइमन कहते हैं। जिसे हम लोग जो ये म्यूकस झिल्ली है उसे हम लोग योनि छद या हाइमस कहते हैं। यह मादा द्वारा प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। जब मादा प्रथम बार मैथुन करती है तो उसमें जो है हाइमन या यौन छेद वो फट जाता है, जिसकी वजह से मैथुन के समय जो है यौन शिश्न से वीर्य प्राप्त करती है। मैथुन की जब क्रिया होती है उस समय यौन शिश्न से जो है पेनिस से वो वीर्य प्राप्त करती है। इस क्रिया को हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं और इस शिश्न द्वारा यौन का वीर्य प्राप्त करना वीर्य सेचन कहलाता है। फिर योनि के जो है वो बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन।
बाह्य जननांग, बाह्य जननांग के अंतर्गत जो है वो नंबर 1 भगशेष या क्लाइटोरिस अथवा भग शिश्न, भगशेफ या क्लाइटोरिस अथवा भगशिश्न, यह नर के शिश्न के समजात अंग होता है। जो भगशेफ या क्लाइटोरिस है वो मादा में, नर में जो शिश्न होता है उसके समजात अंग होता है, जो मादा में अवशेष के रूप में पाया जाता है, और ये अवशेषी अंग होता है जो इस पर स्पर्श कणिकाओं की अधिकता होती है। यह भग या वल्वा के अग्र छोर पर उपस्थित होता है। जो भगशेफ है या वल्वा के अग्र छोर पर उपस्थित होता है, यह मैथुन के समय मादा में उत्तेजना पैदा करता है। जो इसका काम होता है भगशेफ या क्लाइटोरिस का, वह मादा में मैथुन के समय उत्तेजना पैदा करना। ये जो फिगर है स्त्री के जननांग का आरेखित चित्र है। ये यहाँ पे जो ये है, ये मेल के समान जो शिश्न के समान संरचना है उसे हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। फिर बृहद भ्रकोष्ठ या लेबिया मेजोरा, जो सेकेंड है वो बृहद भ्रकोष्ठ या लेबिया मेजोरा, जो भग के बाहर की ओर पाई जाने वाली ओष्ठ के समान संरचना जो होती है, जो भग के बाहर की ओर ओष्ठ के समान संरचना पाई जाती है, जिसकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं परंतु आंतरिक सतह पर रोम नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं। ये ओष्ठ के समान जो संरचना है जिसे हम लोग लेबियम मेजोरा कहते हैं, ये ओष्ठ के समान संरचना। जिस पर जो है वो बाहर की तरफ तो रोम पाए जाते हैं लेकिन आंतरिक सतह पर रोम नहीं पाया जाता है, जिसके अंदर की ओर दो छोटे ओष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें लेबिया माइनोरा या लघु भ्रकोष्ठ कहते हैं। जो अंदर की तरफ जो छोटे ओष्ठ पाए जाते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो छोटे से ओष्ठ के समान संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लेबियम माइनोर कहते हैं। लेबियम माइनोर। या लघु प्रकोष्ठ भी कहते हैं। यह जो है नर के वृषण कोश का समजात अंग होता है। जो लेबिया माइनोरा है ये मेल में जो वृषण होते हैं, वृषण कोश होता है, उसके समजात अंग होता है। ये सभी भग या मूत्र जनन क्षेत्र के चारों ओर पाए जाते हैं। फिर सहायक ग्रंथियाँ। स्त्री में निम्नलिखित सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो नंबर 1 है वो बार्थोलिन ग्रंथियाँ। बार्थोलिन ग्रंथियाँ, मानव में एक जोड़ी छोटी बार्थोलिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो वेस्टिब्यूल में योनि की पार्श्व सतह पर खुलती हैं। जो बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं वो एक जोड़ी होती हैं और जो बार्थोलिन ग्रंथियाँ हैं वो वेस्टिब्यूल में योनि की पार्श्व सतह पर खुलती हैं। ये चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती हैं। जो बार्थोलिन ग्रंथियाँ हैं ये चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण करती हैं। फिर है स्तन या छाती, ब्रेस्ट और मैमेरी ग्लैंड। स्तनियों में मादा के वक्ष भाग पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं जिनका निर्माण अनेक स्तन ग्रंथियों के संयोजन से होता है। जो स्तन हैं वो मादा में वक्ष भाग पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं जिसका जो निर्माण होता है वो अनेक स्तन ग्रंथियों के संयोजन से होता है। जो स्तन है वो अनेक छोटी छोटी स्तन ग्रंथियों के संयोजन से होता है। ये वक्ष के सामने अच्छी जो पेशियां हैं उनके ऊपर स्थित होता है। स्तन ग्रंथि संयुक्त नलिकाकार कूपीय ग्रंथि है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो संयुक्त नलिकाकार कूपीय ग्रंथियां होती हैं जिनमें से 15 से 20 कूपीय नलिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं।
जिसमें 15 से 20 तक की कूपीय नलिकाकार कोष्ठक पाए जाते हैं। इन कोष्ठकों के मध्य जो है वो वसीय ऊतक भरा हुआ होता है। ये जो कोष्ठक हैं इनमें मध्य में वसीय ऊतक भरा होता है। इनमें स्तन ग्रंथियाँ अंगूर के गुच्छे के समान स्थित होती हैं। और जो ये कोष्ठक इसमें जो है स्तन ग्रंथियाँ अंगूर के गुच्छे के समान स्थित होती हैं और दुग्ध का स्त्रावण करती हैं। मादा का यह दूध 6 माह तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है और इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अनेकों स्तन ग्रंथियाँ जो है वो अंत में अपनी पाली से निकलने वाली एक दुग्ध नलिका का लैक्टिफेरस नलिका में खुलती हैं। जो अनेक स्तन ग्रंथियों का है वो अपनी पतली सी पाली से निकलने वाली एक दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस नलिका से खुलती हैं। और सभी दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से स्तन के शीर्ष भाग में चुचुक या निप्पल में खुलती हैं। और जो ये नलिकाएं हैं ये दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से स्तन के शीर्ष जो भाग होता है जिसे हम लोग चुचुक या निप्पल कहते हैं उसमें खुलता है। जो निप्पल उभार युक्त वर्णित जो पिगमेंटेड संरचना है जिसके चारों ओर का क्षेत्र भी जो पिगमेंटेड होता है जिसे हम लोग स्तन परिवेश कहते हैं। जो पिगमेंटेड संरचना होती है उसे हम लोग स्तन परिवेश कहते हैं। इसके चारों ओर वसा का संग्रह व पेशीय खिंचाव के कारण स्तन सुंदर व उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो स्तन है इनमें पेशी खिंचाव और चारों ओर से वसा के संग्रह के कारण जो है वो स्तन सुंदर व उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो निप्पल पर 0.5 mm या 0.5 मिलीमीटर के 15 से 25 जो है वो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनसे दुग्ध का स्त्रावण होता है। और पुरुषों में जो है वो निपल्स अवशेषी होते हैं या अवशेषी अंग होते हैं, उनमें विकसित नहीं होते। पुरुषों में जो है वो चूचुक विकसित नहीं होते हैं। फिर स्तनों का विकास जो है वो मादा का मुख्य द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी होता है जो हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। स्तनों के विकास को में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन आदि हार्मोन्स भाग लेते हैं। जो स्तनों का विकास है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका रोल होता है। जो माँ का दुग्ध है वो शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है जिसमें लैक्टोज शर्करा होती है, वसा, कैल्शियम, केसीन, लाइसोजाइम, विटामिन व अनेक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो कि शिशु को हेल्दी बनाने में जो अब संपूर्ण आहार का कार्य करते हैं। ये जो फिगर है इसमें जो है वो स्तन का की आरेखीय काट का दृश्य है जिसमें जो ये उभरा हुआ भाग है जिसे हम लोग निप्पल कहते हैं जो ऊपर की तरफ, और इसमें साइड में ये देखो वसा भरी हुई जिसकी वजह से ये उभरे हुए प्रतीत होते हैं। और इसमें अंगूर के समान जो संरचना है, अंगूर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो 15 से 25 तक की होती हैं जो जिन्हें हम लोग दुग्ध ग्रंथियां भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो है वो स्त्री जनन तंत्र का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।